Hello everyone. Today I am going to discuss two very important articles. The first article is Judiciary cannot tie precedent. First point. The Supreme Court held that the judiciary cannot force the president or governor to follow fixed timeline for disposing of state bill as it violates separation of power. मतलब सुप्रीम कोर्ट सेड कि जजेस फोर्स नहीं कर सकते हैं गवर्नर और प्रेसिडेंट को कि वो एक फिक्स टाइमलाइन को फॉलो करें बिल को अप्रूव करने के लिए. अगर जुडिशरी टाइमलाइन सेट करेगी तो सेपरेशन ऑफ पावर वायलेट हो जाएगा, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता. सेकेंड पॉइंट. The court rejected the idea of deemed consent, stating that assuming automatic approval of bill after a set of period constitutional powers of the president and governor. मतलब ये जो आइडिया है डीमेड कंसेंट का मतलब कि जब अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट टाइम पर डिसीजन ना ले तो बिल को ऑटोमेटिकली पास माना जाएगा. ठीक है, तो अगर ये रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो कोर्ट ने बोला है कि ये कॉन्सेप्ट गवर्नर और प्रेसिडेंट के असली कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को वीक करता है. थर्ड पॉइंट. अंडर आर्टिकल 200 अ गवर्नर मे असेंट टू अ बिल withhold assent, return the bill with recommendation or reserve it for the president, but must give communicable reason when withholding or returning it. आर्टिकल 200 के अंदर गवर्नर के पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं. ठीक है, बिल को पास करना, रोकना, वापस भेजना या प्रेसिडेंट को रिफ़र करना. लेकिन अगर गवर्नर बिल को विथ होल्ड या रिटर्न करता है तो उसके लिए प्रॉपर रीज़न देने पड़ेंगे. फोर्थ. The Supreme Court clarified that it cannot impose timeline for presidential or gubernatorial assent using Article 142. सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि वो आर्टिकल 142 को यूज़ करके प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए टाइमलाइन इम्पोज नहीं कर सकती और ये उनके कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन में इंटरफेयर होगा. पॉइंट 5. For bills refers to the president under Article 201, there is no need for the president to seek the Supreme Court's advisory opinion under Article 142 every time. अगर गवर्नर बिल को आर्टिकल 201 के अंडर प्रेसिडेंट को रिफ़र करता है तो प्रेसिडेंट को हर बार सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी ओपिनियन की ज़रूरत नहीं होती अंडर आर्टिकल 143. 6. Governor cannot indefinitely delay bill. Although the court did not set timeline, it said they must decide within a reasonable time to avoid unconstitutional inaction. कोर्ट ने यह भी बोला है कि गवर्नर बिल को इनडेफिनेटली पेंडिंग नहीं रख सकते, चाहे डेडलाइन फिक्स नहीं की गई हो, पर डिसीजन रीजनेबल टाइम में देना होगा और एंडलेस डिले कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है. 7. Courts are allowed to direct governor to act if they engage in prolonged invasive ensuring accountability. मतलब अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट प्रोलॉन्ग डिले या इवेसिव टैक्टिक्स यूज़ करते हैं तो कोर्ट इंटरवेन कर सकती है और उन्हें डिसीजन लेने के लिए डायरेक्ट कर सकती है. ठीक है, ताकि मिसयूज़ पावर का मिसयूज़ ना हो. 8. The judgment emphasized that the power of the governor and president are part of the basic structure and cannot be diluted by judicially created mechanism like one size fits all timeline. मतलब कोर्ट ने एम्फेसाइज किया है कि गवर्नर और प्रेसिडेंट की पावर बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसलिए जुडिशरी वो ऐसे रूल्स या टाइमलाइंस क्रिएट नहीं कर सकती जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल रूल को वन साइज फिट ऑल मॉडल में रिस्ट्रिक्ट करे. In this article, four articles are mentioned. First, Article 200. अंडर आर्टिकल 200 जब स्टेट लेजिस्लेटर कोई बिल पास कर रहा होता है गवर्नर को, तो गवर्नर क्या करता है, एसेंट द बिल को अप्रूव करता है या तो रिजेक्ट करता है या रिटर्न करता है फॉर कंसिडरेशन या रिजर्व करता है प्रेसिडेंट्स के कंसिडरेशन के लिए. और कोर्ट क्या कहता है कि अगर गवर्नर बिल को होल्ड करता है या रिटर्न करता है तो रीज़न मस्ट बी गिवन. सेकेंड, आर्टिकल 201. अगर गवर्नर प्रेसिडेंट को बिल सेंड करता है अंडर आर्टिकल 200 तब आर्टिकल 201 अप्लाई होता है. ठीक है, इसमें भी बिल को एसेंट करा जाता है या तो होल्ड करा जाता है या बिल को सेंड बैक कर दिया जाता है टू दी स्टेट फॉर रिकन्सिडरेशन. और इसमें कोर्ट क्या कहता है कि प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट की हर बार एडवाइस लेने की नीड नहीं है अंडर आर्टिकल 143. थर्ड,
आर्टिकल 142 क्या कहता है? आर्टिकल 142 अलाउ करता है सुप्रीम कोर्ट को कि टू टेक एनी ऑर्डर नेसेसरी टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस, और कोर्ट ये क्लैरिफाइड करता है कि इट कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट डेडलाइन फॉर गवर्नर और द प्रेसिडेंट। फोर्थ, आर्टिकल 143 ये आर्टिकल अलाउ करता है प्रेसिडेंट को कि वो सुप्रीम कोर्ट से उसकी एडवाइजरी और ओपिनियन को पूछ सके लीगल मैटर्स में, और कोर्ट कहता है कि दिस इज ऑप्शनल, बिल रिफर होने पर प्रेसिडेंट मस्ट कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, इज नॉट रिक्वायर्ड। द सेकेंड आर्टिकल इज यूएस इंडिया डिफेंस बूस्ट बिगिंस। फर्स्ट पॉइंट, the US State Department has approved a potential scale of Javelin missile and Excalibur artillery projectiles to India, signaling stronger defense cooperation between the two countries. मतलब यूएस ने इंडिया को जेवलिन मिसाइल और एक्सेलिबर प्रोजेक्टाइल बेचने की अप्रूवल दे दी है, और ये दोनों ही एडवांस वेपन है। जेवलिन एक एंटी टैंक मिसाइल है और एक्सेलिबर एक हाई प्रिसिशन आर्टिलरी राउंड। इससे दोनों ही कंट्री के डिफेंस स्टाइल और स्ट्रॉन्ग होते दिख रहे हैं। सेकेंड, द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द डिफेंस पैकेज इज $92.8 million एज कन्फर्म्ड बाय द यूएस डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी DSCA। इस डिफेंस डील की टोटल कॉस्ट 92.8 मिलियन, लगभग 770 करोड़ होगी। ठीक है, तो अमाउंट छोटा है पर स्ट्रैटेजिक वैल्यू बहुत हाई है, क्योंकि ये मॉडर्न एक्यूरेट वेपन इंडिया की फायर पावर बढ़ाते हैं। थर्ड, दिस अप्रूवल कम्स एट अ टाइम व्हेन ट्रेड टेंशन विद थर्ड दिस अप्रूवल कम्स एट अ टाइम व्हेन This approval comes at a time when trade tensions between India and the US are easing, showing an overall improvement in bilateral relations. ये डिसीजन उस समय आया है जब इंडिया यूएस के बीच ट्रेड टेंशन कम हो रहे हैं, मतलब दोनों कंट्रीज़ के बीच जो ट्रेड डिस्प्यूट चल रहे थे उनमें इम्प्रूवमेंट दिख रहा है और टेंशन स्मूथर हो रही है। फोर्थ, the DSCA has delivered the required certification to notify the US Congress, which is part of process before the sale can be finalized. DSCA ने US कांग्रेस को डील का ऑफिशियल सर्टिफिकेशन भेज दिया है, और US लॉ के हिसाब से कोई भी आर्म्स सेल कांग्रेस को नोटिफाई की जाती है, तभी सेल आगे बढ़ सकती है। Fifth, the press release stated that this sale aligns with the foreign policy and national security interest of the US. US का कहना है कि ये सेल उनके फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के हिसाब से सही है, क्योंकि अगर इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनाना US के रीजनल गोल्स को भी सपोर्ट करता है। Six, according to the US, strengthening India's defense capabilities helps reinforce to the US-India strategic partnership. मतलब इस डील से यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप को और स्ट्रांग होगा, और डिफेंस पार्टनरशिप दोनों कंट्रीज़ के टाइज का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है, स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन के कॉन्टेक्स्ट में। 7. The US considers India a major defense partner, which plays a significant role in maintaining political stability and peace in the Indo-Pacific and South Asia region. यूएस इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर मानती है, और इस स्टेटस की वजह से इंडिया को कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी और मिलिट्री कॉपरेशन अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, जो किसको, नॉन नाटो कंट्री को नॉर्मली नहीं मिलती। 8. The proposed sale is expected to enhance India's ability to ensure regional security, contributing to shared goals of peace, economic growth and strategic balance in the Indo-Pacific. यूएस ने कहा है कि एक स्ट्रॉन्ग इंडिया इंडो पैसिफिक और साउथ एशिया में पीस, स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक प्रोग्रेस को सपोर्ट करता है, और ये रीजन चाइना के राइज की वजह से स्ट्रैटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुका है, और इसीलिए इंडिया को स्ट्रॉन्ग पार्टनर माना जाता है।